इंटीरियर इंडस्ट्री है वो मतलब डिजाइन पे चलती है, सिर्फ अच्छी मार्केटिंग पे चल रही है? कि ये एक ना बहुत ही ज़्यादा हिडन इंडस्ट्री है। जनरली सामने वाले को लगता है कि कॉस्ट पता नहीं क्या होगी। अगर आप एक बड़ी एजेंसी पकड़ लो तो वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा ले लेगी। जैसे मान लो एक लोकल वेंडर है, तो इसमें भी क्या इनविजिबल डिफरेंस है जो लोगों को दिख नहीं रहा है? कई लोग ये भी करते हैं कि ब्रांड बोल देंगे कुछ और, लगाएंगे कुछ और, साइट पे पकड़ा जाएगा कुछ और, तो वहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक होता है। अरे डे वन पे खोल के बीओक्यू सामने रख दो, बॉस दिस इज द पिक्चर। तो जहाँ कंस्ट्रक्शन है वहाँ इंटीरियर है, जहाँ रियल एस्टेट है वहाँ इंटीरियर है। हर किसी को अपनी लाइफ में अपग्रेड चाहिए। जब तक ये अपग्रेड वर्ड रहेगा ना, तब तक इंडिया में इंटीरियर रहेगा। ज्वेलरी मार्केट में जाओ तो वहीं पे मलाबार गोल्डन डायमंड्स है, वहीं कल्याण ज्वेलर्स है, वहीं ब्लू स्टोन है, वहीं और 50 ज्वेलर्स के स्टोर। क्यों? क्योंकि वो लोग ये समझते हैं ब्रांड को, जहाँ पे 5 बड़े ब्रांड्स आ गए वहाँ पे 50 ब्रांड ऑटोमेटिकली फॉलो करके आते हैं। ये एक साइकोलॉजी है। तो कौन सी बात ऐसी होती है जिसकी वजह से उनको लगता है कि इंटीरियर वाला मुझे ठग लेगा? पर्सन को ये लगता है, आदमी को, कि यार मुझे ठगा जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर को ये लगता है कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं। अल्टीमेटली इसी रीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कोविड के बाद में एकदम से क्यों पुश मिला इतना इंटीरियर को, लैंड को, सबको क्यों पुश मिला? कोविड आया, हम सब बंद हो गए घरों में, फिर लोगों को ना एक चीज तो क्लियर हो गई कि यार लाइफ तो जीनी पड़ेगी भाई। अब प्री कोविड और पोस्ट कोविड में एक फर्क आ गया है कि लोगों ने पैसा मार्केट में फेंकना शुरू किया। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सो मच। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया अभिषेक जी, थैंक यू सो मच आपका और आपकी टीम का मुझे आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे। कैसी चल रही लाइफ सर? बहुत बढ़िया चल रही है सर, अभी बस लगे पड़े हैं। फाउंडर्स ड्रीम में एक फाउंडर्स की स्टोरी है, तो हम भी अपनी फाउंडर की जर्नी जी रहे हैं। आपने भी 2020 में स्टार्ट किया, मतलब जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी रुकी हुई थी, कोविड था, हाँ, ये फिर आपकी जर्नी की शुरुआत हुई। आई थिंक शायद जब डेस्टिनी को मंजूर होता है कुछ ना कुछ, तभी ये प्लानिंग तो खैर 2015 से 14 से मेरे दिमाग में चल रही थी कि करेंगे। बट एक कंफर्ट लाइफस्टाइल था, एक कंफर्ट जोन था। आई वाज अर्निंग गुड मनी इन अ जॉब। इंटीरियर डिजाइनिंग में थे आप? हाँ, मैं नॉट इनटू डिजाइनिंग, बट वी आर इनटू इंटीरियर फिट आउट्स। अच्छा, फिट आउट। सो इंटीरियर फिट आउट इज अ वास्ट सब्जेक्ट। तो डिजाइनिंग क्या होती है कि आपने किसी प्रोजेक्ट को डिजाइन कर दिया, उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो एग्जीक्यूशन को फिट आउट्स बोलते हैं जनरली। तो डिजाइनिंग में अगर लग रहा है 1 महीना, तो फिट आउट में लगता है 1 साल भी लग जाता है, 6 महीने भी लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट। बट येस, यू आर राइट, इन 2020 बैक देन, 6 ईयर्स बैक, 5 ईयर्स बैक, कोविड के दौरान सब बंद ही पड़ा था। और अगर आपको याद हो आनंद विहार बस अड्डे का वो दृश्य, जब सारे लोग जा रहे थे, यूपी वाले, बिहार, एमपी, राजस्थान, हर कोई पैदल ही अपनी अपनी जर्नी को निकल चुका था, बिकॉज बसेस बंद थी, ट्रेन बंद थी, हवाई जहाज सब, हवाई यात्रा बंद थी। तो उस टाइम पे बड़ा अनसर्टेनिटी थी, लोगों को नौकरी से निकाला भी गया था, कुछ लोगों को लग रहा था कि हमें निकाल ही दिया जाए तो हम सबसे पहले अपने 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 प्रदेश चले जाएं। तो उसी टीम में से हमारे भी कुछ लोग थे, तो उनके अंदर भी ये था कि सर अब तो हम जा ही रहे हैं, तो आप कुछ कर लो शुरू अपना ही, हम आपके साथ ही लग जाते हैं। तो बस वहीं से सर एक छोटी सी टीम थी, छोटे से सपने से शुरुआत हुई थी। 16 साल ऑलरेडी आपने काम किया, राइट? मैंने 10 नहीं 16, हाँ मतलब इसको मिला के, इस जर्नी को मिला के 16 साल हो गए। वैसे मैंने 10 साल नौकरी करी। तो आपने कुछ गैप आइडेंटिफाई किया है फिर ऐसे ही शुरू हो गई, मतलब नहीं गैप नहीं, डेफिनेटली गैप आइडेंटिफाई करा है। बिकॉज आप ये देख लो कि ये इंडस्ट्री जो है वो इतनी ह्यूमंगस और ह्यूज है। आप ये देखिए अभिषेक जी कि इंडिया में ना इंटीरियर इंडस्ट्री 20 अरब डॉलर से ज़्यादा की है, और हर साल ये 30 to 40% CAGR से इनिशिएट कर रही, ग्रोथ कर रही है। क्यों? क्योंकि शॉपिंग मॉल्स नए नए बन रहे हैं, रिटेल और ज़्यादा आ रहा है। इंटीरियर इंडस्ट्री के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप, अगर हम घर पे बैठे हैं, रेजिडेंशियल इंटीरियर हो गया, ऑफिस इंटीरियर हो गया, कॉर्पोरेट इंटीरियर्स हो गए। आपके, अभी मैं नीचे से आ रहा था आपके स्टूडियो में, तो आपने इतना खूबसूरत स्टूडियो बना रखा है, यहाँ भी आपने इंटीरियर कर रखा है। पीछे कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, हर जगह कंस्ट्रक्शन, जहाँ कंस्ट्रक्शन है वहाँ इंटीरियर है, जहाँ रियल एस्टेट है वहाँ इंटीरियर है, जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ इंटीरियर है। आजकल तो रेलवे स्टेशन लग्जरी बन रहे हैं, होटल्स में आप जाएंगे वहाँ इंटीरियर है। आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जाओ, वो सारे स्कूल लग्जरी बने। इनफैक्ट हॉस्पिटल्स भी आजकल जो है वो 5 स्टार कैटेगरी के बन रहे हैं। दैट मीन्स कि इंटीरियर की तो जो व्यवस्था है, बेसिकली क्या है कि ना, एक वर्ड होता है अपग्रेड। हर किसी को अपनी लाइफ में अपग्रेड चाहिए। अगर आप 2 BHK में रहते हैं तो आप अच्छा आएंगे, अच्छा घर लें, हमसे चाहिए अच्छा घर लें, हम अपने घर को अपग्रेड करें। हम अच्छे ऑफिस में काम करना चाहते हैं, हम अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना चाहते हैं, हम एयरपोर्ट पर अच्छी फैसिलिटीज़ चाहते हैं। तो हम, जब तक ये अपग्रेड वर्ड रहेगा ना, लेवल अप, तब तक इंडिया में इंटीरियर्स रहेगा। तो मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बट
लोग भी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, लोग भी बहुत ज़्यादा है, बट मैंने आपके सवाल पे अब मैं आता हूँ, जो आपने बोला कि आपने क्या गैप आइडेंटिफाई किया, तो मैंने गैप क्या आइडेंटिफाई किया कि ये एक ना बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। अनऑर्गेनाइज्ड है, फ्रेगमेंटेड है, बटी हुई है टुकड़ों में, क्योंकि जनरली लोगों को एक्चुअल में इसका पता नहीं है। अब आपको मालूम है कि एप्पल का आईपैड मेरे को 1.5 लाख रुपए का मिलता है, तो किसी स्टोर पे 2,000-3,000, ऑनलाइन जाओगे 5-7 हज़ार का वेरिएशन रहेगा बस, बट आपको पता है कि रेट फिक्स है। करेक्ट। अगर आपको पता है कि मेरे को रोलेक्स लेनी है या गोल्ड का कोई आपने चीज़ खरीदनी है, तो यू नो दैट प्राइस की यार इतना का रेट है, तो थोड़ा बहुत मेकिंग चार्जेस होगा 5% 10%। इंटीरियर इंडस्ट्री ना हिडन इंडस्ट्री है। जनरली सामने वाले को लगता है कि कॉस्ट पता नहीं क्या होगी, और कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि मैं इससे कितने कमा लूं। हाँ। तो ये जो गैप मैंने आइडेंटिफाई किया कि यार लोगों को घर बनाते वक्त ये समस्या आती है कि वो कारपेंटर अलग पकड़ते हैं, फिर इलेक्ट्रीशियन, फिर पेंटर, फिर आप टेक्नीशियंस के पास जाते हो। अगर आप एक बड़ी एजेंसी पकड़ लो तो वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा ले लेगी, और अगर आप इन इंडिविजुअल्स के पास जाओगे तो आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठोगे, और टाइमलाइन और आपके पीस ऑफ माइंड, सबसे Correct. बेसिकली सबसे बड़ी बात है, आपका मेंटल पीस बिगड़ता है, हम्म। बिकॉज यू आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, सबसे फॉलो प्ले हो। तो मैंने कहा कि ये, हमें लगा कि ये बहुत बड़ा गैप है, और एक्चुअली में इंडस्ट्री की कैटेगरीज भी बहुत बड़ी हैं। अब एक बंदा कोई एक कैटेगरी को फिल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हमने अगर एक कैटेगरी पकड़ी रेजिडेंशियल, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने काम किया, जितना भी नौकरी करी, वो रिटेल में किया। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द रेजिडेंशियल, उसका टैम बहुत बड़ा है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज जिसको बोलते हैं। तो रेजिडेंशियल इज ह्यूज, हर जगह घर मकान बन ही रहे हैं, पर मकान से भी पहले लोगों का सपना होता है दुकान का। अगर कोई दुकान बना रहा है, तो मैंने कहा यार मकान तो हर कोई बना रहा है, बहुत सारे लोग हैं, और आप गली गली में आर्किटेक्ट्स भी हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स भी हैं। तो मैंने ये चीज़ पकड़ी, मैंने कहा यार मैं दुकान बनाऊंगा, दुकान पे फोकस करूंगा। तो एक चीज़ पकड़ लो, निश, मतलब वन थिंग यू शुड बी नोन फॉर। अमूल अमूल नोन फॉर मिल्क, वो दूध से शुरू हुआ, बट वो बटर भी बनाता है, चॉकलेट भी बनाता है, आइसक्रीम भी बनाता है, दही भी बनाता है, लस्सी छाछ सब देता है, बट अमूल का दूध, मतलब दूध से वो शुरू हुआ। तो वन थिंग यू शुड बी नोन फॉर। करेक्ट। तो वन थिंग आई शुड बी नोन फॉर, ब्रांड केटल माई कंपनी शुड बी नोन फॉर, किसके लिए? दैट इज फॉर द कमर्शियल इंटीरियर, रिटेल इंटीरियर। नाउ वी टेक प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज एज वेल, बट अगर आपको एक बढ़िया अच्छी शोरूम बनवाना है, एक स्टोर बनवाना है, अपना रिटेल स्टोर बनाना है, और विद इन टाइमलाइन बनाना है, एक गैप सबसे बड़ा हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट पकड़ तो लेते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स प्रोजेक्ट लेते तो है, बट उसको 6 महीने 8 महीने 5-5 महीने वो स्टोर चल रहा है, करेक्ट। वो 4-4 महीने वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा पार्ट ये था कि कैसे इसको कम से कम टाइम में किया जाए। अगर आपने कहीं पे एक अच्छी दुकान, आप दुकान क्यों लेते हो? अपना व्यापार करने के लिए। अगर आपने अपनी कोई आपने का स्टार्टअप एग्जाम्पल, आपने अपनी घड़ियों का शोरूम खोला, या आपने कोई भी चीज़ करी, आप पहले आते हो ऑनलाइन में, ऑनलाइन से शुरू होते हो, क्योंकि ऑनलाइन इज इजी मीडियम टू स्टार्ट एंड फास्ट मीडियम टू ग्रो। बट इवेंचुअली अगर आपको स्केल करना है और आपको छाना है अपने आप को अच्छे से, तो आपको ऑफलाइन आना ही पड़ेगा। इंडिया में चीज़ है, ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल कभी डाई नहीं हो सकता। करेक्ट। हम हिंदुस्तानी हर चीज़ को जब तक छू कर, टेक्सचर को देख कर पसंद ना लें, तब तक हमें मज़ा नहीं आता है, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो शर्ट हो। ठीक है, अब आप देखें एग्जांपल, ब्लू स्टोन ने भी ऑनलाइन शुरू किया था, बट देन इवेंचुअली दे केम इनटू ऑफलाइन। स्निच इज अ क्लासिक एग्जांपल। अब उन्होंने ऑनलाइन पूरा स्टार्ट किया, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड ओपनिंग फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स दे आर इनटू, आफ्टर स्पेशली आफ्टर शार्क टैंक, वो लोग स्टार्ट हो गए ऑफलाइन रिटेल पे, क्योंकि ब्रांड प्रेजेंस, जब आप मार्केट में निकलते हो तो अच्छा आपने देखा स्मिच का स्टोर है, जब मार्केट में निकलते हो रोलेक्स का स्टोर है, तो यहाँ पे एक रिकॉल ब्रांड वैल्यू आती है। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, ऑनलाइन आपने देखा, टक 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 स्क्रॉल किया, गए आप ऊपर चले गए, तो वो एक बार गया नहीं, बट जो सामने फिजिकल थिंग है ना, वो फिजिकली है। डिजिटल की अपनी प्रेजेंस है, फिजिकल की अपनी प्रेजेंस है। तो क्या होता है कि जब आप, तो हमने सोचा कि आप शॉप क्यों खोलोगे, स्टोर खोलोगे, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो अगर, और आपके पास 2 ही ऑप्शन है, 2 ही अपॉर्चुनिटी है, या तो आप अपने स्टोर को किसी शॉपिंग मॉल में खोलोगे, या फिर आप हाई स्ट्रीट ओपन करोगे। रेजिडेंशियल एरिया में तो परचून की दुकान ही होती है, कोई स्टोर नहीं होता। तो अगर आपको एक इकोसिस्टम बनाना है, आपने देखा होगा कि जहाँ पे पिज़्ज़ा हट होता है वहीं KFC होता है, वहीं वांगो होता है, वहीं कोस्टा कॉफ़ी होता है, वहीं डोमिनोज होता है। Correct. अगर आपने देखा होगा, आप ज्वेलरी मार्केट में जाओ तो वहीं पे मालाबार गोल्डन डायमंड्स है, वहीं कल्याण ज्वेलर्स है, वहीं ब्लू स्टोन है, और वहीं तनिष्क है, वहीं और 50 ज्वेलर्स के स्टोर। Correct. बिकॉज क्यों? क्योंकि वो लोग ये समझते हैं ब्रांड को ना एक इकोसिस्टम बनाने के लिए, कि एक ब्रांड अगर आ गया, एग्जाम्पल ज्वेलरी में सबसे बड़ा तनिष्क, तो जहाँ पे तनिष्क ने स्टोर खोल दिया तो कल्याण वहाँ फॉलो करेगा, तनिष्क को देख के कल्याण जाएगा, कल्याण को देख के मालाबार आएगा, अब इंद्रिया आएगा। जहाँ पे 5 बड़े ब्रांड्स आ गए, वहाँ पे 50 ब्रांड ऑटोमेटिकली फॉलो करके आते हैं। Correct. ये एक साइकोलॉजी है।
थंब रूल है। तो और इनके साथ एक चैलेंज क्या होता है कि इनको मैक्सिमम 60 टू 90 डेज मिलता है रेंट फिट आउट पीरियड, रेंट फ्री पीरियड बोलते हैं जिसको, कि जिसमें आपने डील लॉक इन कर ली और आपको 60 टू 75 या 90 डेज का मैक्सिमम टाइम मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द स्क्वायर फीट एरिया, कि आप इतने टाइम तक अपना इंटीरियर पूरा फिट आउट करा लो। बिकॉज रेंट तभी स्टार्ट होता है जब आपका बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। बट ऐसा है ये बड़े केस में, छोटे केस में ऐसा नहीं होगा। नहीं, हम तो जिन ब्रांड्स के साथ काम करते हैं हमें हमें तो मैं तो यही देखता हुआ आया था। तो मतलब यहाँ पे लेकिन दो मार्केट है, मतलब एक तो वो है जो स्मॉल रिटेल ओपन कर रहा है तो उसको फिट आउट पीरियड नहीं है, स्मॉल उसका स्टार्ट डे वन से स्टार्ट होता हाँ, है। मैं स्मॉल पीरियड देखो, अब किसी एक लोकल मार्केट की बात हो गई तो वो तो और थोड़ा सा ज़्यादा डीप, एक लेवल और डाउन हो जाएगा। हमने उस लेवल पे वर्किंग, क्योंकि हमें ऊपर के ब्रांड्स हमने लगा कि यार हम थोड़ा क्रीम को टारगेट करें पहले, और उसी को दिखा दिखा कर वही चीज़ देख देख कर लोग हमारे पास और ज़्यादा आए। बिकॉज क्या होता है कि अपसाइड मार्केट में अगर आप मॉल्स में जाते हो या हाई स्ट्रीट पे जाते हो, अच्छी लोकेशन पे जाते हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार लोकेशन का बहुत इंपैक्ट होता है बिजनेस में। और आप अगर स्टोर खोलने जाते हो तो आपको फ्री रेंट फिट आउट पीरियड मिलता है। उस पीरियड में जनरली लोग दुकान नहीं खोल पाते थे, लेट हो जाता था, डिले हो जाता था। अगर आपका 45 या 60 डेज का फिट आउट पीरियड है, वो 90 डेज पे जा रहा है, तो एक तो आपकी एक महीना दुकान लेट हुई, दूसरा आप उस एक महीने में एक तो आपको रेंट का डेंट पड़ा, और दूसरा आप उस एक महीने में कितना धंधा करते वो आपका लॉस हुआ। वो आपको भी नहीं मालूम कितना बिजनेस हो सकता था। स्टार्टिंग के 1-2 महीने में थोड़ा-सा स्लो रहती है मार्केट, बट स्टिल कुछ तो बिजनेस होता। तो हमने यहाँ पे काम किया और मैंने यहाँ पे एक मॉडल निकाला कि यार हम एक प्लग एंड प्ले मॉडल निकालेंगे। हम फैक्ट्री ओपन करेंगे, हम अपनी फैक्ट्री में सारा फर्नीचर मॉड्यूलर बनाएँगे। साइट पे डे 1 पे काम शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल, सिविल, लाइट्स, फ्लोरिंग, पैनलिंग, पार्टीशन हम साइट पे करेंगे। इन द मीनवाइल ये सारा काम फैक्ट्री में विदिन 30 डेज रेडी करेंगे। आफ्टर 31 डे लॉजिस्टिक्स में गाड़ी जाएगी। 5 से 6 दिन के अंदर पूरा फिटमेंट करके विदिन 45 टू 50 डेज हम आपका स्टोर हैंड ओवर कर देंगे आपको। सो दिस इज आवर यूएसपी, और इसी के ऊपर हमने स्टार्ट किया और यही हमें सक्सेस की तरफ लेके गया। ब्रांड कैटल के नाम से आपने शुरुआत करी। हाँ, मैंने ब्रांड कैटल शुरू करी। तो मतलब जितनी भी आज इंडस्ट्री है, मतलब इंटीरियर इंडस्ट्री है, वो मतलब डिजाइन पे चलती है, सिर्फ अच्छी मार्केटिंग पे चल रही है। पर डिज़ाइन का ये सेंस होता है कि हर चीज़ डिज़ाइन नहीं होती। डिज़ाइन का एक सेंस होता है, पीपल अप्रिशिएट कि हाँ यार इसने कुछ अलग बनाया है। मैं अब एक डिज़ाइनिंग सेंस का बंदा हूँ, तो मैं कहीं जाऊँगा तो मेरे को कहीं अर्दी या मैं किसी चमक-दमक या बहुत ज़्यादा लाइट्स को शायद लाइक नहीं करूँगा, बट मैं कॉन्सेप्ट पे जाऊँगा कि यार अगर कॉन्सेप्ट किसी ने ऐसा डिज़ाइन किया है, इंडिया के वेल नोन आर्किटेक्ट है संजय पुरी जी। अगर आप किसी रेजिडेंशियल या किसी उनके बनाए हुए किसी प्रोजेक्ट पे जाओ तो उनको आपको लगे आएगा कि यार किस तरीके से बनाया है। क्योंकि आजकल क्या है, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस हो रहा है। और ब्रांड कैटल भी यही कर रही है, हम स्पीड, स्केल और सस्टेनेबिलिटी, स्पीड, स्केल और सस्टेनेबिलिटी। तो आप लोग बेसिकली मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं उन पे ज़्यादा काम करते हो रादर देन मिडिल क्लास होम इंटीरियर, या फिर उस पे काम करते ही नहीं करते हैं, या बिल्कुल नहीं करते? नहीं, हमारा क्या है, हम 3 चीज़ों पे काम करते हैं। ब्रांड कैटल की शुरुआत भी ऐसी हुई, उसका नाम भी ऐसे ही पड़ा कि ब्रांड कैटल मीन्स वर्किंग विद ऑल द बिग ब्रांड्स टू पुट ऑल द ब्रांड्स इनटू वन केटल एंड टू गिव द बेस्ट सिप ऑफ कस्टमर्स लाइफ, कि हम उसको एक सारे ब्रांड्स को जो ऑलरेडी बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं उनका तो काम हम करें ही करें, पर उनका काम करने के बाद जब ब्रांड कैटल अपनी एक जॉनर में आ जाए तो जो छोटे ब्रांड्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़कर बड़े ब्रांड की यात्रा पे निकल पड़े। और घर वाला इंटीरियर भी करते हो हाँ उसके हाँ, हम साथ? रेजिडेंशियल भी करते हैं, बिल्कुल। देखिए ठीक है। क्या होता है कि इंटीरियर हमारा कोर है, डिजाइनर्स हमारी डिजाइनिंग हमारी कोर है। तो हमारे पास जो आर्किटेक्ट्स हैं पैनल पे या जो हमारे अपने खुद की टीम है डिजाइनर्स की, तो आपको बनाना कैसा है, क्या चीज़ आपको बनानी है। हम रेजिडेंशियल भी डिज़ाइन करते हैं, होटल्स बनाना है, बैंक्वेट कर रहे हैं हम लोग, बहुत बड़े बड़े लग्जरी बैंक्वेट, जहाँ पे M3M और इन सब बड़े बड़े लेवल के बिल्डर्स के, रियल स्टेट्स के या और बड़े ब्रांड्स के जो इवेंट्स करते हैं, तो हम वो डिज़ाइन करते हैं। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट क्या है। करेक्ट। अल्टीमेटली आप ये समझ लीजिए कि अब डॉक्टर है, तो डॉक्टर के पास किसी भी टाइप का पेशेंट आया, तो अगर वो डॉक्टर है, उसकी वो स्पेशलिटी है, तो वो उस कोर को देखेगा। तो हमारी कोर स्पेशलिटी कोर है इंटीरियर्स। तो फिर इसमें एक बात बताओ, जैसे मिडिल क्लास जितने भी लोग हैं जो इंटीरियर करते हैं, तो क्या उनको लगता है कि मेरे को इंटीरियर वाला ठग रहा है, तो कौन सी बात ऐसी होती है जिसकी वजह से उनको लगता है कि इंटीरियर वाला मुझे ठग लेगा? बहुत बढ़िया सवाल किया अभिषेक जी आपने, यही मेरा कोर था। हम्म। मेन चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। हम्म। जो आपके बिल्कुल, अब मैं वापस जाता हूँ, को रिकॉल कराता हूँ 15 मिनट पहले जो आपने मेरे से सवाल पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि आपने क्या कोई गैप आइडेंटिफाई किया, तो सबसे बड़ा गैप ही यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का था। पर्सन को ये लगता है, आदमी को, कि यार मुझे ठगा जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर को ये लगता है कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं।
अल्टीमेटली इसी रीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो चीज़ें ठीक नहीं होती, उसके एंड पे भी नहीं होती, एंड में नहीं होती, और 80% केसेस में लास्ट में एक विवाद ही पैदा होता है बस। वो भी हैप्पी नहीं है दोनों और उसको भी मजा नहीं आया। करेक्ट। तो इसको हमने और ज़्यादा डीप डाउन ब्रेक किया, और इसको हमने ब्रेक डाउन करके एक इतना बढ़िया फॉर्मूला निकाला कि हम डे 1 पे एक स्टैंडर्ड बीओक्यू शेयर करते हैं आपके साथ। बीओक्यू मतलब होता है बिल ऑफ क्वांटिटी। हम पूरी कॉस्टिंग को, अगर एक 4 बीएचके के अपार्टमेंट को इंटीरियर करने में कितने एलिमेंट्स लग रहे हैं, या एक कमर्शियल स्टोर को 2000 स्क्वायर फीट के रिटेल स्टोर को डिज़ाइन करने में, प्लस उसमें जितने एलिमेंट्स लग रहे हैं, हम सारे एलिमेंट्स को डे 1 पे लिख देते हैं। उसके आगे उसका मेक लिखते हैं, ब्रांड लिखते हैं, उसकी वैरायटी लिखते हैं, उसकी फिनिश लिखते हैं, और उसकी क्वांटिटी, और फिर उसकी कॉस्ट। रेट्स मार्केट में ओपन है, आजकल एआई का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, चैट जीपीटी पे आप 2 मिनट में डालो, एग्जाम्पल के तौर पे आप पता चल डाल जाएगा कितना ऊपर 2 नीचे है। मिनट में सर, मतलब आप कुछ नहीं करना आपको, मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो ना, और आप क्वालिटी नहीं दे रहे, तो आप स्कैम कर रहे हो। आइडियली आप ठोक के बोलो ना, आपकी सर्विस है, हमने आपको जो चीज़ हम बनाकर दे सकते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसी की कॉस्ट है। लेकिन आप सच बोल के लोगे तो पर्सन को लगेगा, सामने वाले को, यार नोबडी एक्चुअली लाइक्स टू फील टू बी चीटेड। करेक्ट। उसको ये नहीं पता कोई मेरे से ठग के पैसा ले ले, कोई मुझसे कह के ले। तो हम बताते हैं कि सर आपका एग्जाम्पल के तौर पे 5000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर बनाना है, हमें ज्वेलरी का शोरूम लेट से डिज़ाइन करना। ज्वेलरी के शोरूम में सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ग्लिटर की, क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा है, गोल्ड और डायमंड जहाँ पे आप डिस्प्ले कर रहे हो, उससे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ तो कोई है ही नहीं। तो जहाँ पे वो मेटल डिस्प्ले हो रहा है, दैट मीन्स कि उसका काउंटर भी उसी हिसाब से होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, मैं एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा। व्हेन वी गॉट दिस ब्रांड मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, तो उनके चेयरमैन, बड़ी हम्बल पर्सन, इन्होंने मेरे को अपने हेडक्वार्टर पे बुलाया। उस टाइम पे सेकंड वेव ऑफ कोविड चल रहा था, जब आपको याद होगा 2022 की 21-22। तो एमपी अहमद जी, इन्होंने मुझे बुलाया अपने केरला हेडक्वार्टर में, और कैलीकट में है इनका बहुत ब्यूटीफुल ऑफिस। तो वहाँ पे इन्होंने बोला, विकास वी सेल गोल्ड। सो आइडियली ये लोग, दे एट दैट पॉइंट इन टाइम दे डिड नॉट बिलीव, इन्होंने 2-4 एक्सपीरियंस खराब रहे होंगे, तो वो इंडियन वेंडर्स पे ट्रस्ट नहीं करते थे, तो वो अपना सारा फर्नीचर सिंगापुर से ही लेते थे, और वियतनाम से, सिंगापुर से, चाइना से इंपोर्ट कराते थे। बट कोविड चल रहा था, सेकंड वेव थी, शिपमेंट अटक गई, इनको भी फिर ज़रूरत पड़ी, जब मार्केट धीरे-धीरे खुली, तो इनको लगा चलो हिंदुस्तानी किसी एंटरप्रेन्योर को चांस देते हैं। लकीली मैं ऑलरेडी, जब एक फाउंडर है जो हर जगह हाथ मार रहा है, तो चांस मिला, मेरी मीटिंग फिक्स हुई। उनकी एक लाइन है व्हिच एक्चुअली इम्पैक्ट ऑन माय हार्ट कि वी सेल गोल्ड, सो माय फर्नीचर एंड माय एंटायर शोरूम शुड ग्लिटर लाइक गोल्ड। कैन यू डू दैट? Can you match the exact quality which I'm getting from Singapore? I will give you 10 days maximum just to match this counter. अगर आप मैच कर देते हो, हम आपको एक ऑर्डर देंगे, ट्रायल देंगे, आपको फिर पूरा स्टोर दे देंगे, आपको विद इन अ मंथ वो पूरा बनाना पड़ेगा, 30 डेज में बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाते हो तो 30 डेज के बाद तो मेरा शिपमेंट वैसे ही आ जाएगा सिंगापुर से, तो आपकी मुझे वैसी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बना देते हो तो मैं आपको पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। वो हमारे लिए मेक और ब्रेक था। तो हमने पूरी जान लगाई, वापस आया, मैं अपने को फाउंडर के साथ बैठा रहा, देखा क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या प्रिसीजन है, हर चीज़ को मैनेज किया, लग गए उसके ऊपर। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि रेजिडेंशियल हो, चाहे रिटेल हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आप अपने कस्टमर को ओपनली, तो जब उन्होंने हमें काम दिया तो हमने भी उनको ओपनली रेट्स दिए, और बट ऑब्वियसली हमारे रेट्स, हमारी शायद जो रेट्स होंगे वो 2 पैसे एक्स्ट्रा ही थे, बिकॉज वो बल्क में ले रहे थे तो उनको सस्ता पड़ रहा था चाइना से, सिंगापुर से। लेकिन स्टिल हमारी क्वालिटी को देखकर और हमारी डेडिकेशन को देख के दे पेड हायर प्राइस and picked it, and they booked my entire facility factory for 1 year, and we did not just do only one single showroom, we did more than 10 showrooms of Malabar. वाओ। So that's the kind of honesty, आपको ऑनेस्टी से बताना पड़ेगा। हम आपको, फॉर एग्जांपल आई वाज टेलिंग यू दैट 5000 स्क्वायर फीट का आपको एक ज्वेलरी का शोरूम बनाना है, 5000 स्क्वायर फीट में आप बनाने शुरू आपने किया, आप कस्टमर को खोल के बता दो कि बॉस इतनी फ्लोरिंग है, 100 रुपये फुट की टाइल लग रही है, इतना उस पर मसाला है, इतनी चीज़ें हैं, 180 रुपये स्क्वायर फीट या 200 रुपये स्क्वायर फीट का रेट आएगा, 50 रुपये स्क्वायर फीट का पेंट हो गया, 250 रुपये स्क्वायर फीट के इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। ऐसे करते 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 जब आप ऐड करते हो तो एक ज्वेलरी शोरूम 4000 रुपये, 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट पे बैठता है। ठीक है, मतलब ये तो आप एक ये एक थोड़ा टेक्निकल में चला गया,
तो पर एज एन ओनर आपको ये तो पता चल गया ना कि यार एक्चुअली में मेरे शोरूम पे अगर 4,000 रुपए स्क्वायर फीट है, 5,000 स्क्वायर फीट का मेरा शोरूम है, तो 5 चौके 20, 2 करोड़ का काम है। करेक्ट। तो आपको ये तो पता चल गया कि मेरे इस पे 2 करोड़ खर्च हो रहे हैं और 2 करोड़ की लिस्ट मेरे सामने है। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे ही बोल दूं कि मैं आपका शोरूम बनाऊंगा 2 करोड़ लूंगा, तो शायद आप आपको ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ आप लोगों को ट्रांसपेरेंट चीजें सिस्टम दे रहे हो। जैसे तो ये जैसे मान लो एक लोकल वेंडर है, जी। ठीक है, वो भी दे रहा होगा और एक प्रोफेशनल वेंडर वो भी दे रहा होगा, तो इसमें भी क्या इनविजिबल डिफरेंस है जो लोगों को दिख नहीं रहा है? नहीं सर, मैं यही बता रहा हूँ, मैं लोकल वेंडर्स को भी बोलता हूँ, वो भी मेरे को काफ़ी बोलते हैं कि सर आपने 5 साल में कंपनी बना दी, आप इतने बड़ा हम भी काम कर रहे हैं अपने एरिया में बट हमें बड़ा चैलेंज आता है। मैं उन सबको बोलता हूँ यार ये गिलास है पानी, अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है, कितने ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है पानी है इसके अंदर, आधा गिलास हवा है, आधा गिलास भरा हुआ है। आप सिंपल सा सोचिए, आप हमें क्लाइंट को कस्टमर को बताइए ऑनेस्टली कि उसमें ये है। अब कई लोग ये भी करते हैं कि ब्रांड बोल देंगे कुछ और, लगाएंगे कुछ और, साइट पे पकड़ा जाएगा कुछ और, तो वहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक होता है, तो फिर वो आपके पैसे रोकता है। अरे डे 1 पे खोल के बीओक्यू सामने रख दो, बॉस दिस इज़ द पिक्चर। आप गाड़ी लेने जाते हो और ये सब सवाल ना क्या होता है, शुरुआत में आता है। पर जब आप एक ब्रांड बन जाते हो ना, तो फिर आपसे कोई ये सवाल पूछता नहीं है। उसको फिर ये है कि यार उससे आपको काम कराना है। आज की डेट में लोग हमारे पास आते हैं, हम लोगों को हमें दिख जाता है यार अगर वो कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी नहीं है तो या उसका एपेटाइट उतना नहीं है तो हम उसको डे 1 पे बोल देते हैं। जैसे ज्वेलर्स में क्या होता है, एक नेचुरल डायमंड है, एक लैब ग्रोन डायमंड है। आजकल एलजीडी वाले बहुत प्रमोट हो रहे हैं। बट लैब ग्रोन डायमंड की कॉस्ट कम होती है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी अलग लेवल पे है, तो वो दे डोंट स्पेंड दैट मच ऑन देयर स्टोर्स बिकॉज़ उनको स्केल करना है। वो हज़ार-हज़ार फुट, 800 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट की 100 दुकानें खोलना चाह रहे हैं। तो उनको स्केलेबिलिटी पे फोकस है। तो उनका स्केलेबिलिटी के साथ-साथ सस्टेनेबिलिटी पे फोकस है बट उनका कोई लग्ज़री पे इतना फोकस नहीं है कि वो शोरूम पे ₹5,000 या ₹10,000 स्क्वायर फीट खर्च करेंगे। करेक्ट। कोई बात नहीं, हम उनको ₹3,800 पर स्क्वायर फीट का या 3,900 या ₹4,000 पर स्क्वायर फीट का एक मॉडल बनाकर दे देते हैं। बट उनको डे 1 पे बोल देते हैं बॉस देन डोंट एक्सपेक्ट दैट योर शोरूम विल लुक लाइक तनिष्क, मलाबार और कल्याण। इट विल बी एन ऑल टुगेदर डिफरेंट डिज़ाइन, वो हम अच्छे से बनाकर देंगे आपको। जितनी भी फंडेड कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है इंटीरियर डिजाइनर में, ऐसा नहीं कि कंपनी कंपनी कम से कम 7-8-10 हज़ार कंपनी बहुत होगी। कंपनीज़ है यार, बहुत तो बड़ी। जितनी फंडेड कंपनी है वो क्यों नहीं कर पाती जो फाउंडर लीड बिजनेस कर पाते हैं? हाँ, ये आपने एक्चुअली बहुत जायज़ सवाल पूछा। ये मेरे को भी ना एक्चुअली 3 साल बाद रियलाइज़ हुआ। अच्छा। ये इसलिए रियलाइज़ हुआ है कि फाउंडर लेड में क्या होता है कि आपने हर चीज़ को ज़मीन से देखा होता है। आप शुरुआती दौर में अपने हर कस्टमर से खुद पर्सनली मिलते हो। ऐसा नहीं है कि फंडेड कंपनीज़ में नहीं मिलते, वहाँ भी मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि एक टाइम के आने के बाद जब कंपनी बड़ी हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, स्ट्रक्चर बनता है, तो फिर फाउंडर उस चीज़ को भूल जाते हैं। फिर कई लोग एग्ज़िट ले लेते हैं, कई लोग और दूसरे बिज़नेस में चले जाते हैं, अनलेस कि वो उनका पैशन ना हो। जैसे हमारा एक पैशन है, तो हम तो यही करते हैं। अब मैं पहले खुद जाता था, लोगों को बताता था, फिज़िकली मिलता था। अब आजकल क्या है कि अब कितने लोगों से डेली मिल पाऊँगा, तो मैंने अपने अंदर एक टीम बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया। कंपनी में देयर इज़ अ प्रोफेशनल सीईओ हू इज़ रनिंग द शो। सो बीइंग माई एज़ अ फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर व्हाट आई डू, तो अब मैं वीडियोज़ करता हूँ, मैं आप जैसी बड़ी हस्तियों के साथ आपके साथ मिलता हूँ, आप मुझे बुलाते हो, मौका देते हो। तो मैं उन वीडियोज़ में उन लोगों को बताता हूँ यार कि आप जो गलतियाँ कर रहे हो, आप वो मत करो। हमें बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री में है। आप ये समझ लीजिए इंडिया में लैंड और गोल्ड के बारे में बोला जाता है कि भाई आजकल ये एक ऐसी चीज़ है, नेवर डाइंग बिज़नेस है। बोल दिया कि 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो। उसके बावजूद भी लैंड एक ऐसी चीज़ है, लैंड लैंड इज़ रियल एस्टेट इज़ रियल एसेट। तो रियल एस्टेट इज़ रियल एसेट है, तो जब तक रियल एस्टेट है, तब तक इंटीरियर है। जहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, रेज़िडेंशियल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, इंटीरियर तो उसका हैंड इन ग्लव्स का रिलेशन है ना। वो तो प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता ना। हम प्रोजेक्ट बिल्डर हैं, हम नेशन बिल्डर हैं। आज हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत करी एक छोटी-सी 20 लाख रुपए की दुकान से बनाने पे, आज हम 5 करोड़ 10 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कल हम ही लोग बिल्डिंग्स बनाएँगे, हाईवेज़ बनाएँगे, नेशनल डैम्स बनाएँगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ये ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, जो आपका सवाल था इस चीज़ को लेकर कि यार इंटीरियर को लेकर सिर्फ इट्स नॉट डोंट लुक इट एट जस्ट एज़ द इंटीरियर पर्सपेक्टिव। आप कितने से ज़्यादा लोगों को जॉब दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम हैं, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, पार्टनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके साथ सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, जो कि ब्लू कॉलर जॉब है स्पेशली, जो जिन लोगों ने ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी शायद उनको नहीं मिल पा रही हैं। बट नहीं, तो ये यहाँ पे मेरे 2 सवाल है सर, इसी क्वेश्चन इसी के अंदर जो आप जवाब दे रहे हो ना इसमें, क्योंकि मैंने जब सवाल पूछा था फाउंडर लीड कंपनी वाला, पहला कि कोविड के बाद में एकदम से क्यों पुश मिला इतना इंटीरियर को, लैंड को, सबको क्यों पुश मिला? और दूसरा इसी के अंदर है कि जो आप बोल रहे हो कि आपने जो इकोसिस्टम बनाया है जब लोगों को जॉब देने का, बड़ी-बड़ी कंपनी वो नहीं कर पा रही है, जो आप कर पा रहे हो। तो वो सिस्टम कैसे बनाया आपने? ओके।
सर वो पहले तो कोविड से लेके फिर वो सिस्टम तक। तो कोविड से शुरुआत करते हैं। कोविड आया, हम सब बंद हो गए घरों में। 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने सब थोड़ा सदमे में रहे, फिर धीरे-धीरे लोग बाहर आने लग गए। फिर लोगों को ना एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यार लाइफ़ तो जीनी पड़ेगी भाई अब। अब अगर कल को फिर कुछ लग जाए, क्योंकि उस टाइम के बाद प्री कोविड और पोस्ट कोविड में एक फ़र्क आ गया है कि लोगों ने पैसा मार्केट में फेंकना शुरू किया। पहले लोग दबा के रखते थे, ठीक है यार दब गया, ये है, वो है। फिर क्या हुआ 2017 में जब लगाई, उस टाइम पे लोगों का पैसा बाहर आना शुरू हो गया। फिर 2-3 साल बाद जनता क्या है ना, जनता को बार-बार एक पुश चाहिए। बार-बार एक चीज़, एक रगड़म पट्टी चाहिए कि हाँ भई क्या है, तो लोगों ने दबाना शुरू कर दिया। 2020 में जब कोविड आया और अच्छी-अच्छी लोग देखने लगे, और ऐसा मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में क्या दुनिया में भी कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने किसी खास जाने परिचित को मरते हुए ना देखा हो। आपके भी नोन में कई लोग होंगे जिनको आपने खुद देखा हो, यार ये तो मेरा दोस्त गया। तो आपको ये तो प्रूफ हो गया, प्रूफ मॉडल था कोविड कि बॉस लाइफ इज़ वेरी, वेरी अनसर्टेन। मेरे पास या मेरे किसी जानकार के पास जो पैसा जो कुछ पड़ा भाई, अब जीवन को जी लिया जाए ढंग से। तो 2020 में एक ठक से ये, अगर उसके बाद में एडवर्स इफेक्ट के बाद एक पॉजिटिविटी कुछ बोलूँ, तो ये पॉजिटिविटी लोगों में ज़रूर आई कि भाई जीवन जी ले यार। अब ना बहुत हो गया, कल को कुछ नहीं पता कोविड की जगह एक और रोविड आ जाएगा, तो हम निकल लेंगे, सब धरा-धरा चला जाएगा, लेट्स एन्जॉय द लाइफ। तो लोगों की जो एन्जॉयमेंट और लाइफ के, और आपने ये भी देखा होगा कोविड के बाद ट्रैवल भी बहुत बढ़ा है, लोग घूमना भी बहुत ज़्यादा लग गए हैं, विदेश यात्रा बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, लोगों ने लग्ज़री गाड़ियाँ लेनी शुरू कर दी हैं, लोगों ने लग्ज़री जगह पे बाहर ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, दुबई जाना शुरू कर दिया है। दुबई मार्केट कितनी मर्ज हुई है, पूरा हिंदुस्तान, आधा हिंदुस्तान दुबई जाके बैठ गया है, दुबई, सऊदी, कितना आपने सुना होगा। स्पेशली इस वॉर वाले इंसिडेंट को अगर हटा दें, अदरवाइज़ तो पूरा दुनिया दुबई का गाना गा रही थी। क्यों? बिकॉज़ लोगों को लगा कि भाई लेट्स एन्जॉय द लाइफ नाउ। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो आपके सवाल का मैंने ये जवाब दिया कि लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया। अब जब पैसा आपके बकेट से निकलता है, अब वो मार्केट में जाता है तो डिफरेंट फॉर्म्स में जाता है। वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है, वो गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, वो अलग-अलग चीज़ों में इन्वेस्ट होता है। तो जैसे ही वेल्थ, जो एक जनरेशनल वेल्थ होती है, वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ जब निकल के मार्केट में आई, तो अब वो फ्लरिश करेगी। तो वहाँ पे आपके और मेरे जैसे बंदों को बहुत अपॉर्च्युनिटी मिली। आप अपनी भी ग्रोथ कोविड से पहले देख लो, कोविड के बाद देख लो, जो हर बंदे ने ग्रो किया, हर बंदे, लेकिन हाँ, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। अपॉर्च्युनिटी आपके सामने से बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन ये नहीं कि आप घर पे बैठे हो और आपको मिल जाएगी। तो जिस भी बंदे ने थोड़ा-सा भी एफर्ट अगर किया है, तो उसको पोस्ट कोविड सक्सेस मिली है। ठीक है? अब आते हैं इंटीरियर के ऊपर कि कैसे लोगों ने और ज़्यादा। तो जितना रियल एस्टेट बूम किया, अब रियल एस्टेट का मतलब मैंने बोला ना, एक वर्ड बोलता अपग्रेड। पहले लोग बनाते थे, ठीक है बना ले, घर बन जाएगा यार, वहाँ बन जाएगा, दुकान जल्दी से बना ले, काम शुरू करें। आज की डेट में हर किसी को लग्ज़री चाहिए, बढ़िया चाहिए। क्लियर है कि बॉस कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है यार, अच्छा ही चाहिए। 2 पैसे फालतू ले लें पर चिक-चिक नहीं चाहिए। तो जब लोगों ने ये माइंडसेट अपनाना शुरू कर दिया, अब आप अपने पेरेंट्स, हमारे टाइम के पेरेंट्स, उनका सोचो, उनकी एक बड़ बेसिक नेसेसिटी होती थी, टू स्क्वेयर ऑफ मील्स, बच्चा ढंग से अच्छे पढ़ ले, हम अच्छा पढ़ा दें, दैट्स इट। वो ये नहीं देखते थे कि क्या क्वालिटी फिनिश है, मेरी छत में पेंट कर दिया, नॉर्मल हो गया। लेकिन आज की डेट में आप भले ही छोटा-सा एक फ्लैट 2 बीएचके का भी खरीदो, स्टूडियो अपार्टमेंट भी खरीदो, आपको वो भी लग्ज़री चाहिए। आपको चाहिए एक बटन दबाया, सबसे ऑटोमेशन चाहिए। आजकल तो ऑटोमेशन आ गया है। एलेक्सा ओपन द कर्टन्स, एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स, आ गई है, नहीं आ गई ये सारी चीज़ें। तो क्या है कि हम कम्फर्ट ज़ोन में इतना चले गए हैं, टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हुई है पैरेलली। तो अल्टीमेटली वही इकोसिस्टम वाली बात है, ये पूरे इकोसिस्टम ने हर चीज़ को सपोर्ट किया है। इंटीरियर्स ने रियल एस्टेट को सपोर्ट किया है, ऑटोमेशन ने इंटीरियर को सपोर्ट किया है। और बेटर चीज़ क्या हुई है कि अच्छी क्वालिटी के साथ-साथ ना आपका प्राइस भी रिडक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा महँगा पैसा खर्चना पड़ रहा है। आपको वही कॉस्ट में लगभग-लगभग जो आप आज से 10 साल पहले एक बजट बनाते थे, लगभग-लगभग ऑलमोस्ट बस थोड़ा-सा एक डाल दो, तो आप एक इंक्रीज़ कर दो प्राइस को, तो आपको क्वालिटी लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर मिल गई है। बिकॉज़ इस 10 साल में इनोवेशन बहुत तगड़ी हुई है। करेक्ट। बहुत तगड़ी हुई है। मतलब सब कुछ ऑटोमेशन हो गया है, लग्ज़री क्वालिटी आ गई है, हर चीज़ आ गई है। तो आप और पैन इंडिया काम करते हैं हम क्या? पैन इंडिया काम करते हैं। कश्मीर कंस्ट्रक्शन पैन इंडिया कैसे कर पाओगे? आपका कोई फ्रैंचाइज़ी मॉडल है क्या इसमें? नहीं, तो अब आपने बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वो सवाल पूछा जिस पे हम लोग एक्चुअली में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। आफ्टर वर्किंग एक्सटेंसिवली 5 टू 6 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री एंड सर्विंग पीपल, अब मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आ गया है ब्रांड कैटल के पास कि हम अपने आप को तो ग्रो कर ही रहे हैं, पर हम लोगों को भी अपॉर्च्युनिटी दें। वो अपॉर्च्युनिटी कैसे हम दे सकते हैं वो डिपेंड करता है, वो हमने एक उसका एक मॉडल लुकआउट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, अब यहाँ पर हम बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं दिल्ली में, कोई इंस्टेंस के तौर पे जयपुर बैठा है, या कोई मान लीजिए सोनीपत बैठा है, या बैंगलोर में कोई बैठा है, वो अभी ये वीडियो देख रहा है, उसको पता है।
अब ब्रांड कैटल के पास एक पोर्टफोलियो है। हमने मालाबार कर लिया, कल्याण ज्वेलर्स कर लिया, कैंडेयर कर लिया, हम तनिष्क में रजिस्टर्ड हो गए हैं, हम इंद्रिया कर चुके हैं, हम ब्लू स्टोन कर चुके हैं, हम आप यू नेम द कंपनी, यू नेम द ब्रांड वी डिड इट। शॉपर स्टॉप, अपैरल में मैं बात करूँ, शॉपर स्टॉप वी डिड, मैक्स वी डिड, नाइकी, प्यूमा, लाइफस्टाइल, इन कैटेगरीज में हमने काम किया। F&B सेगमेंट में हमने वी डिड पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, KFC, वांगो, सबवे, कोस्टा कॉफ़ी, प्रथम एंगर कॉफ़ी शॉप, प्रीमियम शॉप हमने काम किया। बैंक्वेट हम बना रहे हैं लग्जरी, होटल्स में हमने रेडिसन हमने काम किया। तो क्या है कि यू हैव गॉट अ बिल्ड अ पोर्टफोलियो नाउ। हमने लग्जरी ब्रांड, जब गुच्ची को अपना स्टोर सेलेक्ट सिटी मॉल साकेत में खोलना था तो उसने 6 महीने एक्सटेंसिव वर्किंग करी कि गुच्ची जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के स्टैंडर्ड्स को इंडिया में कौन सी कंपनी है जो फॉलो कर सकती है। तो उसको एक ही कंपनी मिली, वो ब्रांड कैटल। क्योंकि हमने SOPs ऐसी बना रखी हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी फाइल, हम गए भी नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सारा सिस्टम उसमें गया ऑटोमेटिक। उन्होंने हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया, देखा। दुबई की एजेंसी थी, उन्होंने हमें कॉल किया। आई वेंट टू दुबई, प्रॉपर एक इंटरव्यू सेटअप होता है। दे नो, दे वांट टू नो दैट। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, फाउंडर लेड क्यों हो जाते हैं? फाउंडर को नॉलेज होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, कि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ, उन फाउंडर्स वो इसलिए नहीं ग्रो कर पा रहे क्योंकि वो सिर्फ ऊपर-ऊपर सुपरफिशियल रहते हैं कि टीम को काम दे दिया, उसको काम दे दिया, उसको काम दे दिया। हम पैशनेट फाउंडर्स क्या है, जब आप 18-18 घंटे, 20 घंटे, आप मान लीजिए आपने अभी पॉडकास्ट करना, तो आपने तैयारी करी इसके ऊपर, आपने स्क्रिप्टिंग देखी, हर चीज़ देखी। बाकी पॉडकास्टर्स क्यों नहीं वो चीज़ कर पाते? क्योंकि आप अपने काम पे काम करते हो, अपने ऊपर काम करते हो। ऐसे ही मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। जो फाउंडर पैशनेट होता है, वो अपने प्रोडक्ट पे, अपनी कैटेगरी पे, अपनी कंपनी पे, अपनी चीज़ों पे काम करता है। तो जब मैंने अपनी चीज़ों पे इतना काम कर रखा है, 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे, तो मुझे कोई ना किसी चीज़ की तैयारी करनी है, ना कुछ देखना है। हम 24 घंटे वही जी रहे हैं। तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम का पता है, हमें जड़ का पता है, कस्टमर की साइकी का पता है, इसीलिए हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब जब इतनी जर्नी बना ली, एक कंपनी बिल्ड कर ली, एक फॉर्मूला पे आ गए हैं, एक सक्सेसफुल मॉडल तैयार है, तो यार लोगों की यूथ को इंस्पायर करो, उनको और अपॉर्चुनिटीज़ दो, उनकी हेल्प करो। हिंदुस्तान में कोई भी है, कहीं पर भी है, सब कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हर कोई चाहता है। 80 लाख ग्रेजुएट हर साल हिंदुस्तान में पास होते हैं। 80 लाख, कितने लोगों को नौकरी मिलती है? बहुत कम लोगों को, आप जानते हैं। अब कुछ लोग हैं जो चाहते हैं यार, अब और ना आज की डेट में अभिषेक भाई, कोई इतना वेट नहीं करना चाहता है, यार मैं 20 साल घिसूँ, फिर मेहनत करूँ, वो पिताजी वाला ज़माना। हर किसी को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल क्विक सक्सेस चाहिए। लेकिन वो तैयार भी है, ऐसी बात नहीं है, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ आज की जेन ज़ी की, वो 20-20 घंटे काम करने को तैयार भी है और सक्सेस भी उन्हीं को मिलेगी। 1 या 2% का रेशियो होता है। तो अगर कोई जान लगाने को तैयार है, तो ब्रांड कैटल अपॉर्चुनिटी दे रही है। हम अपने एम्बेसडर, फ्रेंचाइजी वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा, बड़ा कॉमन है। किसी ने रेस्टोरेंट खोला, उसकी फ्रेंचाइजी दे दी, इसकी फ्रेंचाइजी दे दी, नहीं। वी आर लुकिंग फॉर अ ब्रांड एम्बेसडर। और हम किसी ब्रांड एम्बेसडर, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी या किसी की बात नहीं करते। हम कहते हैं आप अपने शहर के ब्रांड एम्बेसडर बनो, आप अपने सिटी, आप अपने स्टेट के, आप अपने जोन के ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड कैटल के ब्रांड एम्बेसडर बनो। आप हमारे साथ एसोसिएट हो, हम आपको पूरा, हम आपके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, आपको बताएँगे क्या चीज़ होती है। आपके अंदर ज़ील होना चाहिए काम करने का। आपके शहर में काम हो रहा है, खूब काम हो रहा है, वहाँ पे घर भी बन रहे होंगे, रेज़िडेंशियल भी बन रहा होगा, कंपनीज़ भी बन रही होंगी, ऑफ़िस भी बन रहा होगा, रिटेल भी हो रहा होगा, हॉस्पिटल्स भी बन रहे होंगे। आपने बस वहाँ से जाना है, कॉन्टैक्ट लेके आना है। राइट पर्सन कौन है, उससे कनेक्ट करना है। हमारी टीम यहाँ से कनेक्ट करके उस पूरी डील को लॉक करेगी, क्लोज़ करेगी और आपको सेल्स इंसेंटिव मिलेगा उस चीज़ का। आप आप डे 1 से एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन आपको वहाँ तक तो पहुँचना है। अब आपको एंटरटेन कोई क्यों करेगा? अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ, अभिषेक जी, आपने जोधपुर में, आप वहाँ से आते हो, बट अभिषेक को अंदर से इच्छा बहुत है कि मैं एक अच्छा इंटीरियर बिज़नेसमैन बनूँ, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है या आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल सेट नहीं है, तो व्हाई वुड पीपल विल एक्नॉलेज यू? बट अब आपके पास, जब आप ब्रांड कैटल का पोर्टफोलियो, ब्रांड कैटल की वो किताब हाथ में लेकर जाओगे, तो वो सामने वाला देखेगा ना, यार अच्छा तू इस कंपनी से है, तूने इतना सारा काम कर रखा है। तो जब उसको पता है कि अब आपने कुमार मंगलम बिरला का काम कर रखा है यार, तो फिर आपसे वो सवाल नहीं पूछेगा। वो कहेगा कि चलो ठीक है, हम आपको चांस देते हैं। फिर हमारी टीम उस डील को कॉस्टिंग वाइज़ चेक करेगी, क्लाइंट को कंफर्ट करेगी। उसका प्रोजेक्ट अगर 8 महीने में बन रहा होगा, हम इंश्योर करेंगे वो 6 महीने में कैसे बने और उसको किस तरीके से हम पूरा लेकर आएँ। उसके पास भी अपॉर्च्युनिटी हो गई, उसको एक नया पार्टी, नया वेंडर मिल गया, नए एसोसिएट पार्टनर इन अ फॉर्म ऑफ ब्रांड कैटल मिल गया क्लाइंट को काम कराने के लिए। हमें एक नया बिज़नेस मिल गया और उस सामने वाले, उस लड़के को जो नया एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, उसके पास एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो गई, उसको मौका मिल गया खट से बिज़नेसमैन बनने का। विकास जी, मेरा तो अगला सवाल यही था कि आप फाउंडर्स टीम में आए हैं तो ना, किसी एंटरप्रेन्योर को कुछ करना हो तो क्या-क्या करना चाहिए? बट आप तो एंटरप्रेन्योर ही बना रहे हो।
हम एंटरप्रेन्योर बना, हम मेरा एंटरप्रेन्योर बनाया। सवाल ही आपने छोड़ दिया। अच्छा एक्चुअली अच्छा विकास जी, कुछ सवाल, 2-3 सवाल और इस पॉडकास्ट के। पहले तो क्या मिस्टेक्स करी थी आपने जब ब्रांड कैटल आप बना रहे थे? सबसे पेनफुल मिस्टेक क्या थी आपकी? देखो हाँ, बहुत सही सवाल है ये वाला सवाल। एक्चुअली में हर फाउंडर को सुनना भी चाहिए, हमारे श्रोताओं को भी सुनना चाहिए। क्या होता है कि जब आप बिज़नेस बनाने जाते हो ना, आप बिल्ड करने जाते हो, तो आपको लगता है यार कि मैं सब कुछ कर लूँगा। मैं हम ब्रह्मास्मि, हाँ। स्वयंभू एक फीलिंग आती है क्योंकि आप काम ही इतना कर रहे हो तो जब तक आप पैशनेट नहीं हो तब तक आप फाउंडर नहीं हो। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है, फिर आपको लगता है कि मैं सारे काम खुद ही कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में मुझे भी यही लगा यार कि डिज़ाइन तो मैं एक अच्छा डिज़ाइनर हूँ, मैं डिज़ाइन बना लूँगा। फिर मैं साइट पे काम खड़ा होकर एग्जीक्यूट भी करा लूँगा। फिर मैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी करवा लूँगा और मैं क्लाइंट तो मेरे को जानता है तो वो मेरे से मीटिंग करता है तो मेरे को क्लाइंट भी क्रैक करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में आप स्टार्टिंग में अपने आप को इतना ज़्यादा ग्राइंड कर देते हो तो आप बर्न हो जाते हो। तो अपॉर्च्युनिटी क्या है कि ठंडा करके खाने वाली चीज़ है। पहले रश मत करो। एक चीज़ पकड़ो, मैंने बोला ना वन थिंग यू शुड बी नोन फॉर। एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपनी ग्रिप बना लो, उस पे पूरा फोकस करो और उसको बहुत अच्छे से करो। लोग अप्रिशिएट करेंगे। दूसरा, जब भी कोई बिज़नेस करने आप स्टार्ट करो, मैं ये तो सबके लिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर इंटीरियर बिज़नेस बट एनी एंटरप्रेन्योर आप स्टार्ट करते हो, यू हैव टू कीप द चेक ऑफ योर फाइनेंसेस। आप अपने फाइनेंशियल पार्ट को डे 1 से अलाइन करके रखो। आप भले ही अपनी कंपनी में सीईओ बन के काम कर रहे हो, लेकिन एक बाहर से प्रोफेशनल सीएफओ ज़रूर हायर करके लाओ। सीएफओ जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड करता रहेगा। हमने कितने सारे प्रोजेक्ट्स लॉस में कर दिए। वो हम जब कर रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं चला लॉस में है। बाद में पता चलता है अरे यार, हमें लगता है हमने 50 लाख का एक शोरूम उठाया, अब उसमें लग रहे हैं 40 लाख रुपए, 10 लाख का 20% का मार्जिन है प्रॉफिट, और एक्चुअली में इतना ही होता है, सही बताऊँ तो हमें लगा हमने 10 लाख रुपए कमा लिए, बट नहीं। वो प्रोजेक्ट होता है 45 दिन में, फिर उसका बिल लगता है, उसकी पेमेंट आती है 3 महीने में, तो तब तक आपका कैश फ्लो ब्रेक होता है, तब तक आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड हो रही है, हम ये कभी नहीं जोड़ते। तो ये आपका फाइनेंस का बंदा जो समझदार होगा वो आपको जोड़ के दिखाएगा। फिर आप जब उस मॉडल पे आ जाते हो तब जाके आपको पता चलता है यार कि एबिटा, मतलब हम सोचते हैं कि कितना आया, कितना गया और बीच में कितना बचा, अल्टीमेटली ये सोच पे आता है, बट ऐसे बिजनेस नहीं होता। आपको हर चीज़ जोड़नी है। पहले अपना जीपी निकालना है, कॉग्स निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर एनपी पे आना है, नेट प्रॉफिट, उसके बाद आप एबिटा पे आते हो, एबिटा के बाद आप पीबीटी करते हो, पीबीटी करने के बाद जो पैट निचोड़ होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक्चुअल में वो होता है जो आपको लग रहा है कि मैंने 10 लाख कमा लिया, जब आप पूरे पैट पे आते हो तो आपको लगता है तो -2 लाख है यार। करेक्ट। तो दिस इज द थिंग। तो आप अगर फाइनेंसिस को पे चेक रखोगे, मुझे लगता है दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये बात तो बिल्कुल सही है, पर ये करते-करते ही आता है, ये करते-करते ही आएगा, ये सीखते ही स्टार्टिंग। हाँ, आएगा। तो हमने जो गलतियाँ करी हैं तो मैंने वही बोला ना, आपने शुरू और में फिर क्या भी आप कितना भी बोले, मैं भी बहुत बोलता हूँ बात को, बट वो एक फाउंडर के दिमाग में ऐसा होता है कि नहीं यार, वो अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, मैं बोलता मैं हूँ हम कर ही कर लूँगा, लेंगे सब मैं कुछ, कर वही लूँगा और हो जाएगा सब हो कुछ। जाएगा। तो अगले 10 साल में ब्रांड कैटल को कहाँ देखते हो सर आप? सर अगले 10 साल में तो क्या, बट 5 साल का विज़न मैं आपको बता सकता हूँ। हम 5 साल में 1000 करोड़ रेवेन्यू कंपनी करने वाले फिट आउट कंपनी बन रहे हैं। हम इंडिया की आज की डेट में फास्टेस्ट इंटीरियर फिट आउट कंपनी है, इंडियाज़ फर्स्ट, और हम अब बहुत जल्दी इंडियाज़ फर्स्ट सस्टेनेबल इंटीरियर फिट आउट कंपनी बनने जा रहे हैं। तो जो कि हमें हेल्प करेगा बड़े-बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को बैक करने के लिए और बड़े बिग प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स करने के लिए। हमने रिटेल कर लिया, हमने कैटेगरी कर ली, वी आर गोइंग टू एंटर इन द रियल एस्टेट नाउ। तो रियल एस्टेट में अगर आपने एक बारी कदम रख दिया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। करेक्ट। तो अपॉर्चुनिटी इतनी है, और कम से कम सर मेरा ड्रीम ये है 10 साल में कंपनी मैं जहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, मैं अपने लेवल पे लग रहा हूँ, लेकिन आप अकेले कुछ नहीं होते, आपकी टीम होती है। तो मुझे लगता है मैं कम से कम ब्रांड कैटल 25 से 30 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाली है आने वाले 5 से 10 सालों में। तो जब वो 25,000 लोग रहेंगे और वो 25,000 की वर्क फोर्स के साथ जब ब्रांड कैटल काम करेगी, तो डेफिनेटली 1000 करोड़ की कंपनी बनेगी। विकास जी, 1000 करोड़ की कंपनी बनाओ, एक बार फिर पॉडकास्ट में आओ, माइलस्टोन बना लो कि ये होगा पॉडकास्ट भी होगा, जी, इतना जी, होगा जी। पॉडकास्ट भी तो अभी होगा। 50 करोड़ में बैठे हैं, 100 करोड़ में बैठेंगे। 100 के जब ठीक है। जब 100 पे आएँगे, फिर 200 पे आएँगे, फिर 300 पे तो आएँगे। हमारी कामना यही है कि जल्दी से जल्दी हो। थैंक बिल्कुल यू होगा। सो मच सर थैंक यू सर, फॉर थैंक यू। कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू अभिषेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मजा आ गया सर।